नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है नितिन गडकरी जी पार्ट 3 आपकी अदालत से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इन आपकी अदालत फुल एपिसोड। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मेरे मेहमान हैं नितिन गडकरी, वो मंत्री जो अपने इनोवेटिव आइडियाज के लिए, अपनी स्पीड के लिए जाने जाते हैं। आपकी अदालत में अगला इल्जाम नितिन गडकरी। आपकी अदालत में यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी पर आरोप है कि इनकी पार्टी अहंकारी है। अब ये जो आपके जो सहयोगी दल हैं वो बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अहंकार हो गया, किसी को साथ लेके चलना नहीं चाहते। देखिए, अहंकार और आत्मविश्वास, ये दो शब्दों में अंतर बहुत कम है। हम अहंकारी नहीं है, आत्मविश्वासी है। अभी आत्मविश्वास है कि 50 साल तक हम राज करेंगे? नहीं सर, लोकतंत्र में कोई अमरत्व लेके नहीं आया। ये जनता मालिक है। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो ये चुन कर देंगे, नहीं तो ये बदलाएंगे। आज हम मंत्री हैं, कल अपोजिशन पार्टी में काम करेंगे। इसलिए लोकतंत्र में मालिक तो जनता है, हम तो सेवक हैं। और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं मैं प्रधान सेवक हूँ। हाँ, एक बात जरूर है कि हमारी पॉलिसीज ट्रांसपेरेंट है। थोड़ा सा आत्मविश्वास हमारे बीच में है तो हम लोग स्वाभाविक रूप से कुछ बातें कहते हैं। आप तो महाराष्ट्र से आते हैं, शिवसेना हर रोज़ सामना में एडिटोरियल लिखते हैं सरकार को क्रिटिसाइज करते हुए। सरकार के अंदर भी है, सरकार के साथ भी है, लेकिन रोज़ आज से नहीं लिख रहे, 5-7 साल से लिख रहे। हमारे यहाँ मराठी में एक कहावत है, आपको मराठी समझते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत। तुझं माझं जमेना, तुझ्या वाचून करमेना। तेरी मेरी बनी भी नहीं, तेरा तेरे मेरा बिना जमता सरी भी नहीं और तेरे सिवा करमता भी नहीं। देखो, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कंपल्शंस एंड लिमिटेशंस, और इसलिए ऐसे ही चलते रहे। देखिए, आज उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि सर्जिकल स्ट्राइक का टुनटुना बजा के राजनीति नहीं हो सकती। अब ऐसा है कि उन्होंने क्या लिखना और क्या नहीं लिखना ये उनका काम है, पर ये आज से नहीं लिख रहे, बहुत बार लिखते। फिर इससे लिखने के बाद प्रेम भी करते हैं, फिर बातचीत भी होती है, फिर हमारी चर्चा भी होती है और फिर सुलह भी हो जाती है। तेलुगु देशम पार्टी, वो तो आपके साथ थी, उसने साथ छोड़ दिया। बिहार में ऐसी छोटी छोटी पार्टियाँ जो साथ छोड़ रही। देखिए, राजनीति में पॉलिटिकल अलायंसेस जो होती है कभी खुशी से नहीं होती। मैं हमारे अलायंस के बारे में नहीं बता रहा। आज तक हमारे लोकतंत्र के इतिहास में जितनी अलायंसेस होती है वो मजबूरी से होती है, कंपल्शन से होती है। और जब सामने वालों को कभी फ़ायदा दिखता है तो अलायंस मजबूत होती है, और जब उसको लगता है कि कुछ नहीं उसकी समाधान है तो वो टूटती है। और देखो, ये देश का दुर्भाग्य है कि अलायंसेस का आधार अगर आइडियोलॉजी होगा, अलायंसेस का आधार इकोनॉमिक प्रोग्राम होगा, अलायंस का तो टूटेगी नहीं। कुछ आधार, कुछ कॉमन प्रोग्राम होगा, बात अलग है। आजकल ऐसा है, नाइदर राइटिस्ट नॉर लेफ्टिस्ट, वी आर नॉट अपॉर्चुनिस्ट। जो भी सत्ता में आता है उस पार्टी में घुसते हैं। अब हमारे पार्टी में आ रहे हैं और वो बताते हैं मैं इतने साल संघ में गया था, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। क्योंकि क्या होता है कि एक कहा जाता है कि जहाँ विक्ट्री होती है वहाँ लोग जुड़ जाते हैं। ये थोड़ा सा इसका लेकिन संबंध फर्क दिखाई दे रहा है पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस से है। लेकिन देखिए ना, राहुल गांधी तो छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी छोटी छोटी पार्टियों को तोड़ रही है। देखिए, हमारे खिलाफ लोग इकट्ठा हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे, इसका मतलब हम स्ट्रांग बन रहे हैं। हमारा जब एक पार्टी को, जैसे कुछ लोग हैं, नाम नहीं लेता, जो पार्लियामेंट में एक दूसरे को सलाम नहीं करते थे, हंसते नहीं थे एक दूसरे के, अगर हंसे उन्होंने तो पार्टी हाईकमान में तकरार होती थी। आज वो दोस्त बन रहे हैं, गले में गला डाल के बैठ रहे। इसका कारण उनमें कोई वैचारिक साम्यता, ये कारण नहीं है। उनको भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का नेतृत्व इतना स्ट्रांग और मजबूत हुआ है, उस डर के कारण वो इकट्ठा हुए। लेकिन नितिन जी, उत्तर प्रदेश में अगर मायावती और अखिलेश यादव की पार्टी इकट्ठी आ गई तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान तो होगा। तब 80 में से 73 सीटें तो नहीं मिल सकेंगी। देखिए, राजनीति में 2+2 4 कहीं नहीं होता। आपको एक उदाहरण बताता हूँ। मैं जब
स्कूल में था और लगभग कॉलेज के पहले साल में था। तब इंदिरा जी की सरकार थी, शायद 71 की बात होगी। तो उस समय जनसंघ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को एक बड़ी आघाड़ी बनी थी, उसका नाम बड़ी आघाड़ी था, आपको याद होगा। अब उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थे, क्योंकि मुझे आप याद है उस समय मैं नागपुर यूनिवर्सिटी में था। तब वही उन्होंने किया था इक्वेशन कि इसके इतने सबके वोट पड़ा के हम जीतने वाले हैं। और जब चुनाव हो गया तो पूरा विपक्ष पूरा हार गया और इंदिरा जी जीत गई। तो 2+2 4 कभी नहीं, लेकिन हमने उत्तर प्रदेश में उदाहरण देखा ना, हाल ही में 3 चुनाव हुए। गोरखपुर बहुत स्ट्रॉन्ग सीट थी, योगी आदित्यनाथ की सीट थी, फूलपुर डिप्टी चीफ मिनिस्टर की सीट थी, उन्नाव। तीनों इलेक्शंस में क्योंकि मायावती और अखिलेश यादव इकट्ठे रहे तो बीजेपी हार गई, तीनों सिटिंग मेंबर्स थे। देखो, ये जो चुनाव था ना, ये केवल 2-3 सीट का था। पहली बात तो ऐसा है कि पूरे राज्यों के चुनाव होंगे, देश के चुनाव होंगे, तब अलायंस करना ही डिफिकल्ट है, क्योंकि इतने आसानी से अलायंस नहीं हो पाएगा। फिर जो लोग एक पार्टी में चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो इतना आसान नहीं है कि दूसरे पार्टी को दी हुई सीट में वो दिल से उसको मदद करेंगे। इसमें बहुत इफ्स एंड बट्स है, और इसलिए मैं मानता हूँ कि कितना भी हुआ तो भी जो काम हम कर रहे हैं, जो गरीबों के लिए हमारी योजनाएं यशस्वी हुई है, अभी पोस्ट बैंक हो गई, उज्ज्वला योजना में लाइट चले गए, अभी उज्ज्वला योजना में हमने 8 करोड़ लोगों को गैस सिलेंडर दे दिया, हर घर में लाइट लगा के दिए। अभी हम लोग उड़ान जैसी योजना में कॉमन आदमी अब हवाई जहाज से घूमने लगा। हमने रोड का नेटवर्क किया, 1 करोड़ 83 लाख हेक्टेयर हमने इरिगेशन की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना में 3 करोड़ बैंक अकाउंट में 32 करोड़ बैंक अकाउंट हुए हैं। स्वच्छ भारत अभियान में कितना अच्छा काम हुआ। अब गांव के रोड बन रहे हैं, गांव में इलेक्ट्रॉनिक IT कनेक्टिविटी आ रही है। मुझे बताइए, गांव में हॉस्पिटल, हेल्थ सर्वे, अभी हेल्थ इंश्योरेंस की 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस कवर। आप मुझे बताइए कि देश के 10 करोड़ फैमिली यानी 50 करोड़ लोगों को मिलेगा, इसकी शुरुआत हो गई। तो मुझे लगता है कि हमारे काम के ऊपर जो हमने विकास के काम किए, और जात, पंथ, धर्म, भाषा इसको डिस्क्रिमिनेट न करते हुए सबका साथ सबका विकास, इसके आधार पर मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हमने किए हैं, चाहे कितनी भी पार्टियां इकट्ठा हो, इस देश की जनता, गरीब जनता, जात, पंथ, धर्म, भाषा को भूल कर इतने काम के तो भी लोग कह रहे हैं कि राजस्थान में वसुंधरा राजे जीत नहीं पाएंगे। सर, ये ऐसा है, देखो, कोई राज्य में हम जीतते हैं, कोई राज्य में हारते हैं, कभी एक पार्टी की सरकार होती है। राजस्थान का रिकॉर्ड ही ऐसा है कि एक बार एक सरकार, एक बार दूसरी सरकार, एक बार एक सरकार, एक बार दूसरी सरकार। और राज्य के चुनाव के भी विषय अलग अलग होते हैं। फिर भी मेरा विश्वास है कि इस बार राजस्थान में हम जीतेंगे, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हम जीतेंगे। आपको नहीं लगता कि एंटी इनकम्बेंसी 22 साल से सरकार चल रही है? तो देखिए, वो होने के बाद भी जो पॉजिटिव काम किया है, शिवराज जी ने किया है, रमन सिंह जी ने किया है, मुझे लगता है कि हम चुनाव जीतेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर जो मौजूद हैं ये सवाल पूछना चाहते हैं। रोड्स की जो सिचुएशन है सर, वो बड़ी ख़राब हो जाती है बारिश के दिनों में। एक दिन पानी खड़ा रहे तो 1-1 फुट के गड्ढे पड़ जाते हैं, टूट जाता है, उससे टूट जाता है रोड, गाड़ियाँ भी खराब होती हैं, नेशनल का नुकसान होता है। और इसके लिए जो बिटुमिनस है, जो कोलतार है, वो एक अच्छी क्वालिटी का पड़ना चाहिए। देखिए, पहली बात तो ऐसी कि देश में पहले रोड कहाँ का है आप समझ लीजिए। नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, डिस्ट्रिक्ट हाईवे है, विलेज कनेक्टिविटी के रोड है और अर्बन रोड है। मैं केवल नेशनल हाईवे के लिए जिम्मेदार हूँ, और मैं आपको अच्छा, ये मैं पूरे सीमेंट कॉन्क्रीट के रोड बनाया। अभी थोड़े कुछ बिटुमेन ये सीमेंट वाले कार्टेल करते हैं, इनको भी मैं सबक सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पूरा सीमेंट और स्टील 40% कंज्यूम करता हूँ। ये इसको लेके इन्होंने कार्टेल करके रेट बढ़ाते, इसलिए मैंने भी बीच में बिटुमेन की परमिशन दी। पर मैं पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, कहीं भी जाऊँ, सीमेंट कॉन्क्रीट रोड बना रहा हूँ। और नागपुर में मैं सांसद हूँ। मैं पब्लिक को बोलता हूँ, जो आज तक जिंदे बच्चे वो, फिर उनके बाप है वो, फिर उसके भी है, सब जब तक है 3 पीढ़ियाँ, गड्ढा नहीं पड़ेगा। और मैं आपको गारंटी दूँ, ये दिल्ली का रिंग रोड बनाया ना आपने, हमने जो बनाया, आप जाके आओ, कंक्रीट रोड है। मैं आपको गारंटी दूँ 200 साल इस रोड पर कोई गड्ढा नहीं पड़ेगा। ऐसे जाड़े जाड़े कंक्रीट रोड बने, कोई नहीं। पर जहाँ बिटुमिन रोड बनते हैं वो 3 साल में उखड़ जाते हैं। और इसलिए राज्य सरकार ने अर्बन बड़े शहरों में धीरे धीरे कंक्रीट के रोड बनाने चाहिए। और एक मैंने अच्छी बात की है कि बिटुमिन रोड में 10% वेस्ट प्लास्टिक और 10% रबर वेस्ट अब अलाउ किया है ऐड करने के लिए।
उससे रोड की क्वालिटी भी सुधरेगी और इन्वायरमेंट का प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा। 200 साल अगर गड्ढे नहीं पड़े तो हजारों साल लोग आपको याद रखेंगे। सर आप ये पूना वाले लोग बैठे हैं, पूना में और मुंबई के बीच में इतना पानी आता है, इनको पूछो। मैंने 96-97 में मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया था, पूछो एक भी गड्ढा है क्या उसका? नहीं। लेकिन अब मैं एक ऐसा सवाल पूछना चाहूँ तो जिसका आप जवाब नहीं देना चाहते, कौन सा? और सब लोग ये पूछना चाहते हैं कि अगर बीजेपी की मेजॉरिटी नहीं आई तो आरएसएस की पसंद प्रधानमंत्री पद के लिए नितिन गडकरी। देखो ये भी एक गलत फहमी है। मैं ना तो आरएसएस की पसंद हूँ, ना मैं प्रधानमंत्री बनने के सपने में। मैं बहुत लो प्रोफाइल डाउन टू अर्थ सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। रजत जी, मैंने कभी किसी को अपना बायोडाटा दिया नहीं, अपनी फ़ोटो लगाया नहीं, कटआउट लगाया। ना मैं मीडिया की चिंता करता हूँ, ना जनता की चिंता। मैं अपने जीवन में ये मानता हूँ कि पॉलिटिक्स इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक, और मैं देश के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार को, अपने घर को सुरक्षित रखकर कुछ काम करूँ। मैं बहुत समाधानी हूँ कि मुझे जो कुछ काम मिला, गंगा का काम मिला, मैं अब पिथौरागढ़ से मानस सरोवर का रोड बना रहा हूँ, जहाँ -45 डिग्री टेम्परेचर है, 70% रोड पूरा हुआ। मेरा सपना है कि पिथौरागढ़ से मानस सरोवर का रोड बने। मैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ, सौदा एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ। मैं अपने काम में रात दिन खुशी से काम करता हूँ और अपने काम को छोड़कर बाकी कोई काम नहीं। और मुझे जो कुछ मिला है वो बहुत मेरी हैसियत और औकात से ज़्यादा मिला है। अब मुझे कोई प्रधानमंत्री बनने की ना इच्छा है, ना कोई आरएसएस का मैं चॉइस हूँ। मैं आरएसएस का स्वयंसेवक जरूर हूँ, और मेरा अपना स्वभाव भी ऐसा है। मैं जब दिल्ली आया तो मुझे बहुत लोगों ने कहा कि धोती पहनो, पैजामा कुर्ता पहनो, तो मैंने कहा देखो मैं जैसा हूँ वैसा रहूँगा। जो चाहिए वो कपड़े पहनूँगा, जो बोलना है वो बोलूँगा, जो करना है वो करूँगा। जो तुमको लगता है लगो, अच्छा लगे तो अच्छा लगे, बुरा लगे तो बुरा लगे। मुझे लोगों ने बहुत प्रेम दिया, अब मुझे देश के लिए कुछ करना है, उससे भी समाधानी है। मुझे इस विवाद में भी मत डालिए, ना मैं सपने देखता हूँ, ना मुझे बनना है, ना मेरी तकलीफें बढ़ाइए। हमारी दुआ है कि आप जैसे वैसे बने रहिए, ऐसे ही काम करते रहिए। एक और ब्रेक के रुकते हैं, और इस ब्रेक के बाद आपकी अदालत में नितिन गडकरी पर इल्जाम और सवाल आपका। जी जनाब, ज़बरदस्त फेवरेट नितिन गडकरी जी। अच्छा, इस पार्ट में जो हमने ज़्यादातर फोकस देखा वो पार्टी से रिलेटेड कि पार्टी में आपकी हैसियत या पार्टी जो आपकी है वो दूसरी पार्टियों को तोड़ रही है, आपकी पार्टी दूसरी पार्टियों को जोड़ने का काम नहीं कर रही, इससे रिलेटेड ज़्यादातर बात हुई। सबसे पहले तो इन्होंने हर सवाल का जवाब, सवाल ही कहूँगा मैं, ये इल्ज़ामात तो कम ही थे। इल्ज़ामात होते हैं कि यार आपने ये गलती की, या आपके ऊपर ये आरोप है, या आपने ये मिस्टेक कर दी थी, वगैरह वगैरह। ये वो चीज़ें थी जो मैं कहता हूँ कि सवालों के जवाब समझता हूँ मैं इसको। हो सकता है कि कोई और बंदे आते हों, कोई और लोग आते हों, तो उनसे पर इल्ज़ामात होते होंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के उनके जवाब होते होंगे। तो मैं इनको लेकर इसको मैं इल्ज़ामात कम कहूँगा, सवालात ज़्यादा कहूँगा। अच्छा, सबसे खूबसूरत बात इन्होंने ये की, तो पहले तो सबसे पहले इनसे पूछा गया कि आपकी पार्टी, आपको ऐसा लगता है कि हमेशा ही रहनी है, आप इस तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझ रहे हैं? तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत तरीके से जवाब दिया कि ज़रूरी नहीं है कि हम 50 साल तक रहें, पार्टियाँ आएंगी जाएंगी, हमारा जो काम है, मेरा जो काम है, मैं अपना करता रहूँगा। आज मैं पार्टी में हूँ, पार्टी राज कर रही है, कल को हो सकता है मैं अपोजिशन में भी हूँ, तो मैं अपोजिशन का ही काम करूँगा। बहुत ही खूबसूरत तरीके से बताया उन्होंने, बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया उन्होंने। अच्छा, एक चीज़ जब इनसे पूछा गया कि रोड्स जो हैं हर दूसरे तीसरे साल टूट जाते हैं, बारिश आती है, पानी खड़ा रहता है, तो ये वाकई ही मैं भी सोचता हूँ कि पता नहीं रोड्स के अंदर क्या है, या पता नहीं क्या मटेरियल डलता है कि बारिश का पानी मतलब क्या इतना ताकतवर होता है कि अगर बारिश का पानी रोड पे खड़ा रहे, बाकायदा इतने बड़े बड़े 100 फीट 2-2 फीट के गड्ढे पड़ जाते हैं। बिल्कुल मेरी अपनी समझ से ये बाहर है कि आखिर बारिश के पानी में ऐसा क्या है और रोड टूट जाते हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ उसका मकसद कि मटेरियल नाकिस डालना, आप क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ करना। और इन्होंने उस बंदे को जिन्होंने सवाल किया तो उनको क्लियर भी किया कि रोड बहुत सारे तरह के होते हैं, तो मैं सारे रोडों का मिनिस्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ हाईवे देखता हूँ या हाईवे का मिनिस्टर हूँ। तो उन्होंने बहुत क्लियर की और फिर बड़े वसूख के साथ कहा कि आप फलाना रोड है, जो दिल्ली वालों के बारे में मेरे ख्याल में बात कर रहे थे ये, कि आप उनसे पूछ लें
कि पुणे पुणे वालों से कि आप उनसे पूछ लें 200 साल तक मैं उस रोड की श्योरिटी देता हूँ कि उसने टूटना नहीं है। और इस प्रोग्राम की एक सबसे ख़ास बात, एक आखिरी बात करके फिर, सबसे ख़ास बात इस प्रोग्राम की कि रजत शर्मा जो है वो मुस्कुराते रहे हैं। मतलब जब भी कोई भी इनसे सवाल करते थे, इनका जवाब सुनते थे तो मुस्कुराते थे वो। मतलब बड़ा एक फ्रेंडली माहौल था, वरना तो ये बड़े प्रोफेशनल तरीके से, जैसे वाकई एक वकील होता है और सवालात करता है मुजरिम से, वरना तो इनका रवैया इस तरह का देखा हमने। खैर आखिरी में जब इनसे पूछा गया पीएम के बारे में कि सुना है कि नेक्स्ट आप ही के हवाले से बीजेपी सोच रही है पीएम की सीट के लिए, उन्होंने कहा मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ना मुझे शौक़ है, मेरा ये काम है, मेरी जो ज़िम्मेदारी है मैं इससे ही अच्छे तरीके से करूं तो मेरे लिए बहुत है। मज़ीद मुझे बड़ी ज़िम्मेदारियों में ना डालें, ना ही मुझे कोई शौक़ है, ना ही मेरा कोई इरादा है, ना ही मैंने ऐसा सोचा है। तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद आवाम की खिदमत करना होता है, ना कि इन्हें कोई बहुत बड़ी सीट चाहिए होती है। बहुत ही मतलब इनकी सोच से मुझे ये लगा कि सीट का मतलब ज़िम्मेदारी, सीट का मतलब आपको मज़ीद कामों का लोड आपके ऊपर आएगा तो आपने वो करने हैं। सीट का मतलब बड़ा हो जाना नहीं है, सीट का मतलब आपके पास पैसा आ जाएगा बहुत, ये नहीं है। सीट का मतलब ये नहीं कि आप जो चाहे करते फिरेंगे, आप एक बादशाह बन जाएंगे और आप सही गलत गलत सही कुछ भी कर लें। सीट का मतलब, पीएम की सीट का मतलब मज़ीद ज़िम्मेदारियाँ, जिसके लिए वो कह रहे थे कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई शौक़ नहीं है, मेरा जो काम है मैं इससे ही अच्छे से करूं तो मैं इसी में खुश हूँ। अच्छा, बीजेपी नहीं सोच रही इनको लाने का, आरएसएस की चॉइस है, आरएसएस की पसंद है, वो ये चाहते हैं कि ये प्रधानमंत्री के नेक्स्ट उम्मीदवार हों। और दूसरी बात ये आरएसएस से ही जो भी मतलब आरएसएस की पार्टी में इनकी शमूलियत थी, तो आरएसएस की ये मतलब चॉइस है। और बीजेपी की तो मुझे जहाँ तक मैंने जितनी वीडियोस देखी हूँ उसका मुझे थोड़ा सा आइडिया ये हुआ है कि योगी जी, वैसे तो मोदी जी खुद अपने दौरे हुकूमत में इतने काम करके दिखा रहे हैं कि बहुत मुश्किल है कि उन्हें चेंज किया जाएगा, उन्हें हटाया जाएगा। इस बात की तो मुझे बहुत अश्योरिटी है कि जनता जनार्दन उनको इतना पसंद कर रही है, अवाम इतना पसंद कर रहे हैं। तो आरएसएस की ये चॉइस है कि ये प्रधानमंत्री के पद के लिए उम्मीदवार खड़े हों। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ तो मुझे ये लगी, जो थोड़ी शॉकिंग भी लगी, कि वो रजत शर्मा को पहले से जानते हैं। क्योंकि जब उन्होंने कहा कि मेरा कॉलेज लाइफ था और मैंने स्कूल ख़त्म किया था, तो आपको याद होगा कि उस वक्त फला हुकूमत थी, तो फला हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट थी, तो फिर दूसरी हुकूमत जीत गई थी। तो आप भी उस वक्त किसी यूनिवर्सिटी का हवाला देते हुए कहा कि आप भी उस वक्त उसमें थे। तो मुझे ऐसा लगा, मुझे ये लगता था कि जो भी लोग यहाँ आते तो रजत शर्मा उनसे फ़र्स्ट टाइम मिल रहे होते हैं, फ़र्स्ट टाइम उनकी इंटरेक्शंस होती है, फ़र्स्ट टाइम बातचीत होती है, वो पहले से नहीं जानते होंगे इतना पर्सनली। लेकिन अब मुझे लग रहा है रजत शर्मा के बारे में कि बहुत सीनियर हैं, बहुत ही ज़्यादा सीनियर हैं। और इसके अलावा ये कि जितने पॉलिटिशियंस हैं उन्हें पहले से जानते हैं। मोदी जी के साथ भी उनका जो बिहेवियर था, जिस तरीके से क्वेश्चनिंग कर रहे थे, और अभी भी हमने देखा कि रजत शर्मा बड़े मतलब पोलाइट हो रहे थे, कहीं ना कहीं मुस्कुरा देते थे। और मैं कहूँगी सेंटेंस ऑफ द डे है कि अगर 200 साल तक आपके रोड टूट फूट का शिकार नहीं होंगे तो आवाम आपको 2000 साल तक याद रखेगी, दुआएं देगी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ थी। और अब थोड़ी सी बात कर रहे हैं नितिन गडकरी या उनकी पार्टी के बारे में। जैसे कि उनकी पार्टी के बारे में कहा गया कि एरोगेंट पार्टी है, यानी कि आपकी पार्टी में अहंकार बहुत है। अहंकार मतलब दो चीज़ें होती हैं, जैसे उन्होंने बताया कि गरूर, अहंकार एक अलग चीज़ है, और खुद के ऊपर खुद एतमाद होना, कॉन्फिडेंट होना अलग चीज़ है। और फिर बहुत ही बेहतरीन बात करते हुए वो आगे ही चल पड़े, और इसी बात का जवाब देते हुए कि उन्होंने कहा कि अगर हम जनता के लिए काम करेंगे, अगर हम सहूलियात देंगे जनता को, अगर हम काम करके दिखाएंगे, जो कहते हैं वो करके दिखाएंगे, तो इंशाल्लाह हम आगे मतलब बरकरार रहेंगे, हमारी हुकूमत बरकरार रहेगी, इंटैक्ट रहेगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मालिक तो हमारे मालिक एक तरीके से, हम तो इनके सेवक हैं। हमारे मालिक तो जनता है। जनता जिसको चाहे लाएगी, जिसको चाहे बिठाएगी पावर में, जिसको चाहे सत्ता में लाएगी। तो ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं है, ये हमारे ऊपर तो डिपेंड करता ही नहीं है। हमारे कहने से क्या होता है, और हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि 50 साल हम हुकूमत करेंगे या 100 साल हम हुकूमत करेंगे, हमारी पार्टी रहेगी, ऐसा नहीं है। हम काम करके दिखाएंगे, हम जनता के काम आएंगे, हम मुल्क के काम आएंगे, मुल्क के विकास में काम करेंगे। जब हमारा काम दिखेगा जनता को, तो जनता खुद ही हमें, हमारी मालिक है वो हमें बिठाएगी या हमें पावर में रखेगी। तो ये बहुत मुझे मतलब बेहतरीन बात लगी इस पार्ट की, जो उन्होंने इतनी बेहतरीन तरीके से जवाब दिया। क्योंकि जब क्वेश्चन किया गया था तो मैं बहुत हैरान हो गई थी कि इस तरीके के दावे करते हैं, इतने कॉन्फिडेंट हैं। तो उन्होंने बताया कि इसके पीछे रीज़न क्या है, और जनता ही सब कुछ है।
लेकिन ये है मुश्किल सब कुछ कि है। ये बात बड़ी एक डिफरेंट है कि जिस पार्टी का शख्स हो, जिस पार्टी में मौजूद हो, उसी पार्टी के ख़िलाफ़ भी बात करे। जो बातें वहाँ पे 19-20 हैं, जो बातें इन्हें बुरी लगी या जिन कामों में डिले हो रहा हो, तो रजत शर्मा ने इनसे सवाल किया कि आप अपनी ही पार्टी के ख़िलाफ़ लिखते भी हैं? तो उन्होंने बड़ी मतलब दिलेरी से जवाब दिया कि जहाँ मुझे लगता है या मुझे मतलब जो हूँ जैसा हूँ, पार्टी के बगैर भी कुछ नहीं हूँ, और पार्टी से ना जहाँ नाराज़गी है या जहाँ मसले मसाइल है तो वहाँ बोलता भी हूँ। मतलब उन्होंने कहा, तो जब मैं आया था तो मुझे ये कहा गया कि ये पहनावा पहने, धोती पहने, कुर्ता पहने, तो मैंने उसी वक्त सोचा कि नहीं, मुझे जो पहनना है मैं वो पहनूंगा, मुझे जो कहना है मैं वो कहूँगा, मुझे जो करना है वो मैं करूँगा, और बाकी सामने वाला इसको किस तरीके से लेता है, वो क्या सोचता है, वो क्या मेरे बारे में बोलता है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है अपने आप में। ज़्यादातर होता यही है कि जब आवाम में जाता है इंसान, एक पॉलिटिशियन की जो हैसियत होती है, जो उनका जो गेटअप होता है या जो उनकी पर्सनैलिटी होती है, वो एक लोगों के जहनों में छवि बनी हुई है। तो ये ज़्यादातर पैंट शर्ट भी पहनते हैं मेरे ख्याल में। तो इनके बारे में कहा गया होगा कि आप ये पहने और ये सूट करेगा, या पार्टी के आप एक बहुत बड़े कार्यकर्ता हैं, आपको ये पहनना चाहिए। तो उन्होंने अपनी पसंद को या अपनी एक पर्सनैलिटी को चेंज नहीं किया किसी और के कहने पे, बहुत बड़ी बात है। और पार्टी के ख़िलाफ़ भी बोल पड़ते हैं अगर जहाँ पे उनको, यानी कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतने सच्चे होते हैं, इतने खरे होते हैं। अच्छा, सच्चे और खरे होने में मैं कहता हूँ तकलीफ़ें बहुत आती हैं। आपको लोग डिग्रेड बहुत करते हैं, आपको लोग आपकी टांगें ज़रूर खींचते हैं क्योंकि उनका फ़ायदा नहीं हो रहा होता। एक बहुत बड़ा ठेका है, उस ठेके में आप अपने 4 मिनिस्टर्स को भी जेब भर सकते हैं, अपना भी जेब भर सकते हैं, सब आपकी वाह कर रहे होंगे, वो वही 4 लोग होंगे। क्या है, आप सच्चाई पे नहीं चलेंगे, तब आपकी सब वाह करेंगे, आपके आसपास वाले आप एक बहुत अच्छे समझे जाएंगे। अच्छा, अभी वो इतना काम करके दिखा रहे हैं, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ, उसके बावजूद वो अपने काम को और मज़ीद बेहतर बना रहे हैं कि हमने तो ये भी सोचा है, ये करेंगे, हम कंक्रीट के साथ ये मटेरियल भी मज़ीद डालेंगे, इससे ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो मतलब वो अपने काम को एक तो वैसे ही ईमानदारी से निभा रहे हैं और मज़ीद अच्छे से अच्छा, बेहतरीन से बेहतरीन बना रहे हैं। उनकी एक बात बहुत ही दिल को छू गई कि मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ, साधारण सा सेवक हूँ जनता का, और मैं बहुत लो प्रोफाइल, डाउन टू अर्थ इंसान हूँ। मतलब इसके बाद तो बात ही ख़त्म हो जाती है कि वो अपने आप को कुछ समझ, इतना काम करने के बाद अगर कोई इतना काम कर ले आदमी, एक इंसान, और उसके बाद उसका कंट्री भी बल्कि उसको अप्रिशिएट ना करे, तो उसको गुस्सा आएगा कि मैंने तो इतना कुछ दिया है इसको, इस कंट्री को, और फिर भी कोई मुझे नहीं मानता है, मुझे नहीं कहता। और यहाँ लोग उनको इतना बड़ा मानते हैं, उनके काम को इतना सराह रहे हैं, और वो सामने से ये कह रहे हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मुझसे जो बन पड़ा मैंने वो करा बस। तो आज इनकी जो रिस्पेक्ट हम कर रहे हैं, पूरा इंडिया कर रहा है, आज जो इनकी इज़्ज़त है, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने ईमानदारी से काम किए, अपने काम को काम समझा। अच्छा, काम को काम करना है, काम को काम की तरह करना है, काम को काम समझना है, और उसको जैसे करना है वैसे करना है, ये ईमानदारी है। इतनी बेईमानी दुनिया में फैल चुकी है कि काम को जो सही तरीके से कर रहा है उसे हम बहुत अच्छा समझ रहे हैं, जबकि वो एक देखा जाए तो कॉमन सी बात है कि यार आप अपने काम को जो जैसे करना है वैसे करना है, जो खर्च मिल रहा है आपको उसी पे, उस खर्च पे रहते हुए वो काम करना है। तो इतनी बड़ी बात, तो मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ पे आसपास करप्शन इतनी नॉर्मल और कॉमन चीज़ हो गई है कि अगर कोई शख्स अपना काम ईमानदारी से करता है तो हमें बहुत ही ज़्यादा हैरानगी होती है। और इस ऐसे काम में ईमानदारी से करने में आप थोड़ा सा तकलीफ़ें परेशानी आएंगी, लेकिन आगे चल के आवाम आपको अपनी पलकों पे बिठाएगी, अपने सर पे बिठाएगी अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं। यही ईमानदारी, ज़रूरी नहीं है कि आप पॉलिटिशियन में हैं तो आप ईमानदारी करें, आप अपने काम को 100% करें, आप अपने काम को टाइम पर दें। अगर आपसे कोई कंपनी काम करवा रही है, आप अपनी लाइफ में देख लें, ज़िंदगी में आप कुछ भी कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कोई बिज़नेस चला रहे हैं, आप एक शॉपकीपर हैं, आप ओरिजिनल चीज़ रखें। आप जो चीज़ जितने की आई आप अपना प्रॉफिट लें। अगर आप कोई चीज़ किसी को बना के दे रहे हैं तो बिल्कुल 100% उसको सच बताएं, मुनासिब पे जो आपका खर्च बनता है, जो आपका प्रॉफिट बनता है, आप वो उस तरीके से करें, उसके साथ काम 100%। अगर आपने लोगों का दिल जीत लिया, आपने लोगों का ट्रस्ट बिल्ड कर लिया, जैसे कि आपने देखी हुई है वीडियोज़ रतन टाटा जी की, अगर आपने लोगों का ट्रस्ट जीत लिया जैसे नितिन गडकरी जी पर दुनिया ट्रस्ट करती है, तो यकीन करें आप अपने काम में, आप अपने बिज़नेस में, आप अपने वर्क में, जो आप सर्विस दे रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं दुनिया में, आप बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ ईमानदारी से अगर हम अपने काम को करने लग जाए। अच्छा, तो एक चीज़ ये होती है कि सिर्फ अपना काम कर देना, यानी कि मुझे कहा गया दाल चावल बना दो तो मैंने बस दाल डाली, चावल डाला और बना कर रख दिया।
एक ये होता है कि आप अपने काम को बेहतरीन तरीके से करें, कि मैंने ऐसा बनाया कि लोग उसकी मिसालें देने लगे, लोग उस पर रश करने लगे, फ़ख्र करने लगे कि हमारे इंडिया में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे इंडिया में ऐसे ब्रिजेस बने, ऐसे कॉरिडोर्स बने, नितिन जी ने ऐसे ऐसे कॉरिडोर्स बनाए। तो ये दो अलग अलग बातें, एक तो अपना काम कर देना, ईमानदारी से चले कर देना कि उसमें गबन वगैरह नहीं करना, दूसरा अपनी जी जान लगा देना, दिन रात एक कर देना, इतनी अनथक मेहनत करके दिखाना कि मेहनत रंग लाए, खुद अपने मुंह से बोले। तो मैं इस चीज़ का क्रेडिट दूंगी ये नितिन जी को कि कोई और अगर ईमानदारी से भी करता, लेकिन इतना इनोवेशन, इतना सोच विचार, इतना ज़्यादा सोचना, इतना अच्छे तरीके से, इतना बाखूबी करके दिखाना कि कमाल कर देना, तो ये गट्स सिर्फ और सिर्फ नितिन जी में थे। तो मैं कहता हूँ कि इनकी लाइफ से बहुत कुछ सीख सकता है इंसान, इनकी वीडियोस देखकर, इनकी बातों से बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।